हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे एनईपी 2020 का आगे वाला चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 3 है, ड्रिप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। तो आज हम इसको देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इसके पहला दूसरा चैप्टर नहीं देखा है या फिर इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बताए थे वो नहीं देखे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है प्लेलिस्ट की। आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर अब तक मैंने जितने भी एनईपी के चैप्टर्स कराए हैं उन सबको देख सकते हो। साथ ही जो आने वाले चैप्टर में कराऊंगी उनको भी देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है ड्रिप आउट बच्चों की संख्या। देखो, ड्रिप आउट बच्चे कौन से होते हैं आप समझ पा रहे होंगे ड्रिप आउट का मतलब। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ड्रिप आउट का मतलब है जैसे कक्षा 1 में 10 बच्चों ने एडमिशन लिया, ठीक है। अब इन 10 बच्चों में से कक्षा 2 में 6 बच्चे रह जाएंगे, ठीक है। और फिर आगे कक्षा 3 में ये 5 बच्चे रह जाएंगे और कक्षा 8 आते आते ये इन 10 में से केवल एक बच्चा ही रह जाएगा। तो ये जो बच्चे बीच में छूटते जा रहे हैं, यानी कि जो पढ़ाई छोड़ रहे हैं बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, वो उन बच्चों की शिक्षा के बारे में यहाँ पर बोला गया है। इनके कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़ने आए, ठीक है। प्रत्येक बच्चा, जितने बच्चे भी जन्म ले रहे हैं भारत में, वो सभी बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं, ठीक है। दूसरा नंबर है कि जो जिन बच्चों का एडमिशन हो जाए, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट स्कूल में, उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे। बीच में ना छूटे का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है ना, 5th क्लास के बाद बच्चे पढ़ने नहीं जाते, 6th क्लास के बाद बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते, फेल हो गए तो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, या उनके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे पढ़ा पाते। तो इन सारी चीजों पर सरकार काम करना चाहती है। सरकार अब इसमें मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर में कि ये जो हेडिंग है ड्रिप आउट बच्चों की संख्या कम करना, यानी कि कौन कौन से कदम सरकार उठा रही है जिनकी वजह से ड्रिप आउट बच्चों की जो संख्या है उसमें कमी आ सके, यानी कि कम से कम बच्चे पढ़ाई छोड़कर जाए। या सरकार का जो लक्ष्य है वो तो 100% का है। वो सरकार सोच रही है, इस तरह की योजनाएं बना रही है कि 2030 तक जो बच्चे हैं वो 100% बच्चों का नामांकन हो जाए, ठीक है, यानी कि सभी बच्चे पढ़ें। और सरकार के पास रिकॉर्ड होता है, जब आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार उसको पता होता है सरकार को कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कोई भी बच्चा 2 स्कूल में एक साथ एडमिशन नहीं ले सकता है अब, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन संख्या से पता चल जाता है कि इस बच्चे का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में भी है। तो एक बच्चा एक ही स्कूल में एडमिशन ले सकता है, और इसी के अनुसार पता लगाया जाता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो सरकार के पास एक एक चीज का डाटा है। ऐसा नहीं है कि सरकार ऐसे ही हवा में बात कर रही है, नहीं। सरकार के पास एक एक चीज का डाटा है। सरकार को पता है कितने बच्चे ने जन्म लिया है और उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं, और कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो सरकार का लक्ष्य है कि 100% बच्चे स्कूल आए और प्रॉपर पढ़ें। अब देखिए, इन ड्रिप आउट बच्चों की संख्या कम करना या फिर खत्म करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना होगा, यानी कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में सबसे पहले हमें क्या सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो, यानी कि सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन हो, उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए, है ना। ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि एक बार बच्चों का एडमिशन हो गया तो बच्चों को प्रॉपर स्कूल भेजा जाए, ना कि उनको बीच बीच में रोक लिया जाए। कई लोग काम के लालच में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, ऐसा भी करते हैं कई लोग। उनको लगता है कि चलो स्कूल में एडमिशन चल रहा है, ठीक है, बीच बीच में उनको दिहाड़ी के लिए या अपने साथ किसी काम में लगाए रखते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो सरकार इन सब चीजों पर बहुत बारीकी से नजर रखेगी। सर्व शिक्षा अभियान, अब समग्र शिक्षा, ये मतलब अब, पहले इसको हम सर्व शिक्षा अभियान बोलते थे, अब हम इसको क्या बोलेंगे, समग्र शिक्षा अभियान बोलेंगे। और शिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। यानी कि दिन पे दिन क्या हो रहा है, नामांकन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार पहल कर रही है। और सरकार ने सरकारी स्कूलों को ये ड्यूटी दे रखी है कि उनके इलाके में जितने भी बच्चे हैं वो सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन जो बच्चे घर बैठे हैं उनको सरकारी स्कूल में लेके आना है। ये काम किसका है, ये काम टीचरों का है। हालांकि बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। अब देखिए, इन्होंने बताया है कि कक्षा 6 से 8 में इतने प्रतिशत बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, फिर 9 से 10 में और इतने बच्चे थे, और जबकि 11 से 12 में केवल 56% बच्चे ही पढ़ रहे हैं। यानी कि
12th क्लास तक आधे ही बच्चे होते हैं जो आगे पढ़ते हैं और बाकी के आधे बच्चे पढ़ाई से रह जाते हैं। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 में विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकन छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। देखो 8वीं तक की जो शिक्षा है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है ना। पहली से 8वीं तक की शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क है। अब निःशुल्क शिक्षा में उनको सब कुछ मिलता है, खाना पीना किताब कॉपी सब कुछ, है ना, सब कुछ फ्री है। तो 8वीं तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब लोग हैं वो अपने 8वीं तक तो बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन इसके बाद वो पढ़ाई जारी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास प्राइवेट में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, या फिर गवर्नमेंट में भी कुछ कम सुविधाएं, ट्यूशन की वगैरह ये सब सुविधाएं नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाने में वो असमर्थ रहते हैं। वर्ष 2017 से 18 में NSSO के 75वें राउंडी हाउस होल्डर सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ थी, यानी कि लगभग 3.25 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे थे। कितनी उम्र के? 6 से 17 वर्ष की उम्र के। इन बच्चों का यथा संभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। अभी मैंने आपको बताया कि 2030 तक ये क्या सोच रहे हैं कि 100% बच्चों का नामांकन हो जाए, ठीक है। साथ ही ये कह रहे हैं भविष्य में छात्रों का ड्रिप आउट दर कम करना होगा। अब देखो ड्रिप आउट कम करने के लिए ये कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं। पहला तरीका इन्होंने ये अपनाया है कि पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना, ताकि छात्रों को इसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके, ठीक है। यानी कि ये इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि स्थानीय भाषा में, पहली बात तो स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए। यूपी के बच्चे हैं हिंदी में पढ़े, बिहार के बच्चे हैं अवधी में पढ़े, ठीक है। और जो भी उनकी स्थानीय भाषा, उस स्टेट की जो भी स्थानीय भाषा है या फिर उस एरिया की जो भी स्थानीय भाषा उसमें पढ़ाया जाए, है ना। मैंने आपको पिछले पार्ट में भी पढ़ाया था कि ये क्या कर रहे हैं कि जो शिक्षक जो स्कूल के बच्चे या जिस एरिया के बच्चे जिस लैंग्वेज को बोल रहे हैं उसी एरिया के लैंग्वेज बोलने वाले टीचर की भर्ती की जाएगी, यानी कि स्थानीय भाषा उसको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो उसकी भर्ती नहीं की जाएगी, ताकि जो बच्चे हैं वो सहजता से पढ़ सकें, ठीक है, अच्छे से पढ़ सकें। और उनको टीचर की बात कब समझ में आएगी? जब टीचर उनकी ही लैंग्वेज में बात करेगा, ठीक है। अब जैसे हिंदी पृष्ठभूमि से अगर बच्चा जाए, कोई बच्चा, ठीक है, और उसको फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाया जाए तो उसको आधी चीजें समझ में ही नहीं आती हैं। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बहुत सारे बच्चे इस चीज का शिकार हो रहे हैं कि उनकी मम्मी पापा उनका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दे रहे हैं, लेकिन उनको इंग्लिश, घर में इंग्लिश का माहौल है नहीं और स्कूल में पूरी इंग्लिश बोली जा रही है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कई सालों तक कि टीचर क्या समझाने की कोशिश कर रही है, क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो यही ये बात कही गई है कि स्थानीय भाषा में पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए स्कूली स्तर पर, ठीक है। अगर जैसे आपको दूसरी लैंग्वेज सिखानी है तो आप उन दूसरी लैंग्वेजेस को बड़ी क्लासेस में सिखाइए जब बच्चा समर्थ हो सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक, यानी कि जो भर्ती होगी हर स्तर पर वो प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, यानी कि BEd DLEd या CTET ये सब पास उनका होना चाहिए। उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी स्कूल में अव्यवस्था की कमी ना हो, यानी कि टीचर प्रॉपर मिलेंगे स्कूलों में। अब भर्तियां होंगी जैसा कि NEP 2020 कह रही है। अब देखते हैं कहाँ तक ये सरकार इन सारी चीजों को पूरा कर पाती है। नेक्स्ट है सरकारी स्कूल में विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी, यानी कि जैसे पहले अच्छे से पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूलों में उस तरह से अब भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है वहां अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर छात्रवासों, विशेषकर बालिका छात्रवासों तक सुरक्षित और व्यावसायिक पहुंच प्रदान करके किया जा सकता है। यानी कि अब जो कुछ बच्चे हैं जो दूर दराज के बच्चे हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए, खासकर लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। और जिससे कि वो मतलब उनकी पहुंच हो सके शिक्षा तक, ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर पर पढ़ने का अवसर मिले। प्रवासी मजदूर, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आज जैसे कुछ महीने मजदूरी कर ली उन्होंने किसी शहर में, ठीक है, फिर वो वापस गांव में जा रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो मजदूरी करने दूसरे शहरों में आते हैं अपने परिवार सहित, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अब उन बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार विशेष ध्यान देगी और उनको विशेष विकल्प दिए जाएंगे शिक्षा के, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, देखो पहला तो तरीका इन्होंने ये बताया है कि हम क्या करेंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे, ठीक है, स्थानीय भाषा में शिक्षा देंगे और जो गुणवत्ता है सरकारी स्कूलों की वो बढ़ाई जाएगी। सरकारी स्कूलों को पर्याप्त टीचर दिए जाएंगे, प्रशिक्षित टीचर दिए जाएंगे और कुछ हॉस्टलों की सुविधा की जाएगी लड़कियों के लिए विशेषकर। नेक्स्ट इसमें दूसरा कहा जा रहा है कि दूसरा उपाय क्या किया जाएगा, जो ड्रिप आउट बच्चे हैं
उनको कम करने के लिए, यानी कि बच्चे स्कूल छोड़कर ना जाएं, उसके लिए, बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। दूसरा यह है कि स्कूलों में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए बहुत ध्यान से सभी बच्चों की ट्रैकिंग करनी होगी, साथ साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नजर रखनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हैं। यानी कि पहला तो ये होना चाहिए कि वो दाखिला ले रहे हैं और वो उपस्थित है, यानी कि रोज स्कूल आ रहे हैं, अटेंडेंस जितनी होती है शायद 210 दिन की होती है, उतने दिन बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं। हाँ है ड्रिप आउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यानी कि जैसे कुछ बच्चे हैं, अब जिस कोरोना के दौरान कई लोग थे जो जिनकी पढ़ाई छूट गई, ठीक है, वो किसी भी स्कूल में नहीं पढ़े, तो यही उसी तरह से कई कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है, घर की मजबूरियां होती हैं कि वो कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं जा पाते, 6 महीने या 1 साल। तो जब उन ड्रिप आउट बच्चों को स्कूल लाया जाएगा, तो ये सरकार कह रही है कि ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि उनको मुख्य धारा से, यानी कि जो उनकी पढ़ाई पीछे रह गई है उनको उस स्तर तक पढ़ाया जाए और उनको मुख्य धारा के बच्चों के साथ जोड़ा जाए। मुख्य धारा का मतलब जैसे किसी बच्चे की 5th क्लास में पढ़ाई छूट गई, ठीक है, अब उसकी जो एज है वो होगी 6th क्लास के लायक, तो उसको इतना ट्रेन कर दिया जाए कुछ दिनों में कि वो 6th क्लास के बच्चों के साथ आराम से पढ़ सके। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है। फाउंडेशन स्टेज से लेकर, फाउंडेशन स्टेज का मतलब आप समझ गए ना, यानी कि नर्सरी से लेकर, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज इन्होंने 5 साल की बताई है, नर्सरी से 2nd क्लास तक। फाउंडेशन स्टेज से लेकर 12वीं तक के स्कूल शिक्षा के जरिए 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। अब बुनियादी सुविधाओं में क्या होती है, कॉपी है, किताब है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी, जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ कार्य कर सकेंगे। ठीक है, इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विद्यार्थी विद्यालय में आ रहे हैं और सीख रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से जुड़े सिविल सोसाइटी संगठन या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षित और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से इस आवश्यक कार्य को करने के लिए स्कूल से जुड़ेंगे। यानी कि स्कूल से जुड़ने की किस किस की जिम्मेदारी है, राज्य की, जिला स्तर पर दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पैरा में क्या बोला गया है। जब एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढांचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, यानी कि पता चल जाएगा कि हाँ भाई सारे बच्चे अब स्कूल में आ रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा। ठीक है, यानी कि पहले तो सारे बच्चों को स्कूल लाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको ये जो स्थानीय स्कूल है उनको ये काम दिया जाएगा कि वो बच्चों को ढूंढ ढूंढ के लेके आए। ठीक है, यानी कि जो शिक्षक है अब उनका काम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि शिक्षक की जो नौकरी है वो बहुत आसानी रह जाएगी, वो बहुत टफ हो जाएगी। ठीक है, तो स्थानीय बच्चों को स्कूल में लाने की जिम्मेदारी शिक्षक को दी जाएगी, और कौन लेगा जिम्मेदारी, वही लेंगे। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, दूसरा जो काम है वो गुणवत्ता सुधार किया जाएगा, यानी कि बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ाया जाएगा ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। और छात्राओं को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा, यानी कि बच्चों को रोक के रखना, बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाना, समझाना, उनको एक्टिविटीज कराना कि उनका मन लगे, वो खुद कहें कि हाँ भाई हमें स्कूल जाना है। ठीक है, एक तो होता है कि रोते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ स्कूल इतने अच्छे होते हैं उनमें इतनी अच्छी एक्टिविटीज सब कुछ कराई जाती है कि बच्चे खुद कहते हैं कि हमें स्कूल जाना है। ठीक है, तो इस तरह से स्कूल का वातावरण बनाया जाएगा ताकि छात्र विशेष रूप से लड़कियां और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी और उनके माता पिता स्कूली भागीदारी के प्रति रुचि न खोएं। यानी कि माहौल इस तरह से बनाया जाएगा स्कूल का कि बच्चों के माता पिता भी उनकी पढ़ाई में रुचि लें मतलब उनको टाइम से स्कूल भेजें, टाइम से उनका होमवर्क चेक करें, उनको पढ़ने के लिए बोलें कि भाई तुम होमवर्क करो जो टीचर ने भेजा है। ठीक है, प्लस उनकी जो भी एक्टिविटी है उनमें उनकी हेल्प करें। यानी कि जो बच्चों के जो अभिभावक हैं वो पूरा की पूरा इंटरेस्ट लें बच्चों की शिक्षा में। देखो एक एक बहुत बड़ी समस्या ये है, सरकारी स्कूल के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ कि कई स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही होती है सरकारी स्कूलों में, उसके बाद भी वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनके जो माता पिता होते हैं वो 2-3 घंटे अपने बच्चे को पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। ठीक है, प्लस उनके ट्यूशन भी लगे होते हैं, तो माता पिता पूरी भागीदारी लेते हैं उनकी बच्चों की पढ़ाई में। जबकि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं ना तो उनके पास ट्यूशन होता है क्योंकि माता पिता के पास पैसे नहीं होते हैं, और ना ही माता पिता उनकी शिक्षा पर ध्यान देते हैं।
एक कारण तो ये भी होता है कुछ लोग केयरलेस होते हैं, दूसरा कारण ये होता है कि माता पिता खुद भी पढ़े हुए नहीं है और उन्हें पैसे कमाने का रहता है, क्योंकि घर कैसे चलेगा, ठीक है, घर चलाने के लिए माता भी काम कर रही है, पिता भी काम कर रहा है, तो बच्चों की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने कही हैं और ये सारे इंतजाम गवर्नमेंट करेगी बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है। इस पैरा में ऐसा कुछ खास था नहीं, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पैरा देखेंगे जिसमें ये कहा गया है दोनों सरकारों और गैर सरकारी संस्थानों के लिए विद्यालयों के निर्माण को सरल किया जाएगा। यानी कि जो विद्यालय खोले जाते हैं, ठीक है, उनके नियमों में कुछ संशोधन किया जाएगा ताकि जो स्थानीय लोग हैं वो स्कूल खोल सकें, ठीक है। यानी कि जो स्कूल खोलने के लिए जो भी क्राइटेरिया इन्होंने अभी बना रखा है उसमें थोड़ी सी ढील दी जाएगी, ठीक है, और सरकार भी उसमें थोड़ी सी हेल्प करेगी ताकि स्थानीय स्तर पर स्कूल खोले जा सकें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें। जैसे पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर सरकारी स्कूलों की कमी है, तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति अपना स्कूल खोलना चाहे तो उसके लिए सरकार भी थोड़ी सी मदद करेगी, ठीक है, ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है संस्कृति, भूगोल और सामाजिक संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहन करने हेतु और शिक्षा के विकल्प मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए स्कूलों के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा, ठीक है। इनका फोकस इनपुट पर कम और वांछित सीखने पर ज्यादा, यानी कि रिजल्ट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा बहुत ज्यादा कि बच्चे के 90% आ रहे हैं या 80% आ रहे हैं। ध्यान दिया जाएगा कि बच्चा कितना सीख रहा है। वही जो मैंने आपको पहले पार्टों में बताया है कि सरकार किस चीज पर ध्यान देना चाहती है। सरकार ध्यान देना चाहती है कि थर्ड क्लास के जो बच्चा है वो साक्षर हो। साक्षर का मतलब है वो पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो और वो जानता हो कि इस पैरा में क्या लिखा है, वो समझ पाए, उसका अर्थ समझ पाए, ठीक है। प्लस उसको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे साक्षर। पढ़ना लिखना जानता हो, समझ रहा हो उस चीज को, मतलब उसका संज्ञान जो लेवल है वो बढ़ रहा है और उसे संख्याओं का ज्ञान है, यानी कि छोटा मोटा जोड़ घटा भाग ये सब वो कर रहा है, तो उसको साक्षर की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर बोला गया है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनके सीखने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि इनपुट पर, यानी कि रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है, बच्चे कितना सीख रहे हैं उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट पैरा में इसमें कहा जा रहा है बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व शिक्षार्थियों और समुदाय से स्वयं सेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें शामिल स्कूल में एक एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग, साक्षरता शिक्षण और अन्य, साक्षरता शिक्षण का मतलब आप समझ गए ना, पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान, और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित कराना, शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना। मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये इन सब पर काम किया जाएगा कि स्कूल में सभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको एक ट्यूशन की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। सभी बच्चों को क्या किया जाएगा, ट्यूशन दिया जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना जो समाज सेवी होते हैं, यानी कि उनको अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, लोगों को पढ़ाना फ्री में इस तरह से, या कम वेतन पे ही पढ़ा देते हैं, तो उस तरह के लोगों को काम दिया जाएगा कि भाई तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, है ना। और हर बच्चे के लिए ट्यूशन की व्यवस्था की जाएगी, साक्षरता शिक्षण की जाएगी और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना। शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन, यानी कि समय समय पर जो शिक्षक हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती रहेगी ताकि वो बच्चों को अच्छे से डील कर सकें, और मदद उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना। व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन यानी कि बच्चों की शिक्षा में इन चीजों को शामिल किया जाएगा कि वो बड़े होकर अपना रोजगार स्वयं खोजें, ठीक है। छोटे मोटे काम उनको पढ़ाई के दौरान ही सिखाए जाएंगे, है ना। जैसा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चों को थोड़ा बहुत हाथ का काम भी सिखाया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसको करके आने वाले समय में अपनी जीविका चला सके। जैसे लड़कियों को सिलाई सिखा दी जाए, ठीक है, कुछ को ट्यूशन पढ़ाने की कला सिखा दी जाए कि भाई बच्चों को इस तरह से गाइड करना है, कुछ को मैकेनिक का काम सिखा दिया जाए, कुछ को कढ़ाई बुनाई सिखा दी जाए, ठीक है, मेहंदी लगाने का काम सिखा दिया जाए। ये छोटे मोटे काम होते हैं। कंप्यूटर चलाने का सिखा दिया जाए कि भाई तुम कंप्यूटर का काम खोल लेना आगे जाके, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का। तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल हैं, जितनी भी चीजें हैं वो बच्चों को सिखाई जाएंगी ताकि भविष्य में वो बेरोजगार ना रहे, अपना रोजगार वो स्वयं ढूंढे, ठीक है। इस तरह से चीजें की जाएंगी। तो आप, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना जो भी कमी रह गई हो, मैं उसको सुधारूंगी और नेक्स्ट जो भी कंटेंट लेके आऊंगी वो आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो जो भी कमियां रह गई हैं उनको सुधारना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर देना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं सही दिशा में आपको पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ। तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी फ्रेंड आपके हाल फिलहाल में शिक्षक हैं या
किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।